नमस्कार, मैं रिंकू पांतावने और आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 के हिंदी बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। एक तरफ सरकार पेट्रोल डीजल के कीमतों में रोजाना बढ़त कर रही है, दूसरी ओर मिडिल क्लास लोगों पर बढ़ते कीमतों से महंगाई की मार पड़ रही है। ऐसे में किस तरह इस महंगाई में घर का खर्च संभालें, यह सवाल लोगों को परेशान कर रहा है। पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीमध्ये सतत वाढ होत आहे। अशामध्ये सामान्य लोकांना घर चालवणे देखील मुश्किल होत आहे। सामान्य लोकांची काय प्रतिक्रिया आहे दरवाढीवर आपण हे जाणून घेऊया। त्यासाठी आपण संविधान चौकातल्या पेट्रोल पंपावर आला आहे। तिथे काही लोक आहेत ज्यांच्याशी आपण बोलूया या विषयावर। मला सांगा, जे आहे सतत पेट्रोलचे दर वाढत आहेत, अशा वेळेस आपण सुद्धा घर चालवता, आपण सुद्धा घर सांभाळता, काय त्रास होत आहे घर चालवताना, कशा प्रकारे तोंड देता खर्चांना आणि पेट्रोलचा जे वाढलेल्या किमती आहे त्याच्यामुळे तुमच्या जे पगार आहे किंवा घर चालवण्याचा जो बजेट आहे त्याच्यावर कसा हे फरक पडत आहे? बराच काही फरक पडत आहे। आपण पाहतो जवळजवळ 7-8 वर्षे झाले आहे BJP सरकारला सत्तेमध्ये येऊन 55 ते 60 रुपये किमतीचं डिझेल पेट्रोल आज त्यांनी जवळजवळ 100च्या जवळजवळ नेऊन ठेवलेलं आहे। प्रत्येक गोष्टीमध्ये वाढ केलेली आहे। एवढंच नाही तर गरिबाचे सुद्धा हे शासन शोषण करत आहे। यामध्ये सबसिडीचं एक नाटक केलेलं आहे, गॅस सबसिडीचं, आणि गरिबाचं डिझेल बंद केलेलं आहे। सॉरी राशन बंद, केरोसिन बंद केलेलं आहे, रॉकेल बंद केलेलं आहे। याचप्रमाणे काही निराधार महिलांचे, निराधार लोकांचे त्यांच्यासुद्धा पगारीमध्ये घट्ट करण्यात आलेली आहे। या सरकारमुळे जनता प्रचंड नाराज आहे आणि जी महागाई वाढत आहे या महागाईवर सर्वसामान्य नागरिकांना खूप सारा फरक पडत आहे। आपण सुद्धा युवा आहे, आपण सुद्धा गाड्यांनी फिरत असाल, तर अशा वेळेस जे पेट्रोल दर वाढ आहे त्याच्यामुळे तुमचा जो एकंदरीत बजेट आहे त्याच्यावर काय फरक पडला आहे? बजेटवर फार मोठ्या प्रमाणात फरक पडला आहे, कारण की इन्कम हा 200-300 रुपये आहे। त्याच्यात सर्व्हिसला जायसाठी 100 रुपयाचा पेट्रोल लागतं आहे आणि सतत होणारा पेट्रोल वाढ यामुळे सामान्य जनतेच्या खिशाला चोट बसत आहे। मागच्या वेळच्या सरकारच्या काळामध्ये जे क्रूड ऑइल आहे ते 100 रुपये होतं, पण तरी पेट्रोल जे आहे स्वस्त होतं। मात्र आता क्रूड ऑइलच्या किमती अर्ध्यावर निम्म्यावर आल्या आहे, तरी पण आता इथं मोदी सरकार इतक्या याच्यात विकत आहे जे आहे, तर तुमचं याबद्दल काय म्हणणं आहे? कसं आहे की पेट्रोल हे अतिशय जीवनावश्यक वस्तू आहे आणि सामान्य माणसाला ही वस्तू अतिशय गरजेची आहे। मोदी सरकारच्या काळात किंवा मागच्या भाजप सरकार जेव्हा राज्यात होती त्यावेळेस पेट्रोलचे आणि तेलचे वाढ बरोबर जास्त वाढ नव्हती त्याच्यात, पण जेव्हापासून काँग्रेसची किंवा राष्ट्रवादीची किंवा आघाडीची सरकार आलेली आहे तेव्हापासून सतत पेट्रोल किंवा मग तेल हे जे याचे वारंवार जे रेट वाढत आहे हे सामान्य माणसाला न परवडणारे रेट आहे। शासनानं याच्याकडे लक्ष द्यावं व आघाडी सरकारनं याचे रेट कमी करावे। GST सुद्धा केंद्र सरकार सुद्धा आपला टॅक्स लावते याच्यामध्ये आणि राज्य सरकार सुद्धा। अशा वेळेस केंद्राने आणि राज्याने टॅक्स म्हणजे पेट्रोलचे दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे का? तुम्हाला काय वाटतं? केंद्र सरकारच्या हातात असायला पाहिजे। केंद्र सरकारनेच पूर्ण हे यंत्रणा राबवायला पाहिजेत आणि केंद्र सरकारनेच महाराष्ट्र राज्याला आदेशित करायला हवं आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी आपण कमी किमतीत असल्या पाहिजेत। आणि भाजपा सरकारवर जनतेनं विश्वास ठेवला होता, काँग्रेस यांनी महागाई वाढवली आणि ती महागाई यांनी कमी केली पाहिजे, याच भरोशावर भाजप सरकारला सत्तेवर बसवलेला आहे आणि त्या भरोशाचा पूर्ण भाजप सरकारने विश्वासघात केलेला आहे। आज महागाई काँग्रेसपेक्षा जास्त झालेली आहे, आपण पाहत आहोत, कमी झालेली नाही आहे। त्यामुळे संपूर्ण भारताला भाजप सरकारमुळे मोठा फटका बसलेला आहे आणि हा सरकार जोपर्यंत सत्तेत राहील तोपर्यंत असंच गरिबाचं शोषण होत राहील। या दरवाढीवर तुम्हाला काय वाटते, काय उपाय असायला पाहिजे, काय करायला पाहिजे सरकार? या दरवाढी संदर्भामध्ये गव्हर्नमेंट बदलणं काळाची गरज आहे। नालायक लोक सत्तेमध्ये बसवल्यामुळे पूर्ण देशाची विल्हेवाट होत आहे। पेट्रोल दरवाढीवर आपल्याला माहिती आहे की लोकांच्या प्रतिक्रिया अतिशय तीव्र येत आहे। सरकार बदलण्याची जे आहे लोकांचं म्हणणं आहे, मात्र आता पेट्रोल दरवाढीसाठी केंद्र सरकार काय पाऊल उचलते हे पाहणे गरजेचं आहे। कॅमेरा पर्सन दिलेशसह मी प्रकाश शंकरवार, महाराष्ट्र टीव्ही 24 नागपूर।
जब तक कानून वापसी नहीं तब तक आंदोलन वापसी नहीं, यह नारा देते हुए महाराष्ट्र में भी किसानों ने आंदोलन का बिगुल छेड़ दिया है। राज्य की राजधानी में किसानों का जमावड़ा होता दिख रहा है। रविवार को ही अखिल भारतीय किसान सभा का मोर्चा नासिक से मुंबई पहुंचा है, जो 26 जनवरी से राजभवन के सामने प्रदर्शन करने वाला है। इस आंदोलन को मुख्यमंत्री ठाकरे और शरद पवार ने अपना समर्थन दिया है। इस पूरे आंदोलन पर किसान अजित नवले ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। क्या है उनका कहना, आइए देखते हैं। ज्या प्रकारची एकजूट बनते आहे, पूर्ण देशव्यापी आंदोलन होत आहे। आता पंजाब हरियाणाची नाही, देशभरातले सगळे शेतकरी एकत्र आलेले आहेत आणि वेगवेगळे राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना पाठिंबा देत आहेत। त्याच्यामुळे नक्कीच सरकारवर दबाव आहे। 57 दिवस झाले शेतकरी हटलेले नाहीत, शेतकऱ्यांचे 100 पेक्षा जास्त मृत्यू झाले तरी शेतकरी हटलेले नाही। जब तक कानून वापसी नाही तब तक आंदोलन वापसी नाही, हा एकजुटीचा नारा देशवासियांचा आहे। भाजप विरुद्ध सगळी प्रामाणिक जनता, अशा प्रकारचा हा संघर्ष आहे। त्यामुळे मोदी हरतील, मोदीचं सरकार हलेल, त्यांना माघार घ्यावी लागेल, त्यांना आमच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हा आमचा विश्वास आहे। त्यांना नक्कीच घुटणे टेकायला शेतकरी भाग पाडतील, आम्ही जिंकू आणि कायद्याची वापसी होईल। आधार भावाचा कायदा त्यांना करावा लागेल। जब तक वो नहीं मानते आंदोलन वापसी नहीं होगी, हा आमचा नारा आणि संकल्प आहे, आम्ही जिंकू। आता आम्ही राजभवनाकडे थोड्या वेळामध्ये एक सभा करू आणि त्यानंतर 50,000 शेतकरी राजभवनाकडे जातील, राज्यपालांना निवेदन देतील आणि या प्रमुख 5 मागण्या त्यांच्याकडे करतील। अभी हाल ही में नागपुर के मेट्रो में किन्नरों का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद किन्नर समाज के लोगों की जमकर आलोचना हुई। इसी के मद्देनजर किन्नर विकास बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था की अध्यक्ष रानी ढवड़े ने अपने साथियों के साथ मिलकर निवेदन दिया है। साथ ही मांग की है कि जिसने भी जानबूझकर बदनाम करने के उद्देश्य से यह वीडियो वायरल किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मी राणी ढवळे, मी किन्नर विकास बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था नागपूर किन्नर बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष आहे आणि महाराष्ट्र लेवलवर जे किन्नर विकास महामंडळ जे बनलेलं आहे त्याचीसुद्धा सदस्य आहे। तर आताच काही 2-4 दिवसापूर्वी नागपूर मेट्रो इथे शेखर शेखर शिरभाते यांचा वाढदिवस होता मेट्रोमध्ये आणि ते मेट्रो बुक करण्यात आली होती आणि आम्हा काही तृतीयपंथीयांना तिथे बोलावण्यात आलेलं होतं। आम्हाला म्हणे तुम्ही या, तुमचं आशीर्वाद द्यायचं काम करा आणि तुम्हाला आम्ही जो नेक लागते आम्ही तुम्हाला नेक देऊ। तर आम्ही आमचं तृतीयपंथीयांचं जे वर्चस्व आहे आणि जो पेशा आहे मागणे आणि खाणे, हा पेशा सगळ्यांना माहिती आहे। राजा महाराजाच्या जमान्यापासून हे तृतीयपंथीयांचं वर्चस्व आहे की जोपर्यंत किन्नर समाज नाचणार नाही, गाणे म्हणणार नाही, तोपर्यंत ते पोट भरू शकत नाही। कारण हा जो चालत आलेला एक घटक आहे किन्नर समाज, हा काही आजचा नाही आहे, हा राजा महाराजाच्या जमान्यापासून आलेला आहे। तर आम्ही सहजपणे तिथे गेलो मेट्रोमध्ये आणि सहजपणे एक माझी चेला आहे, तिने एक डान्स केला आणि त्या डान्स आणि तिथे काही जेंट्स लोक तास पत्ते वगैरे खेळत होते आणि त्या तास पत्त्यांसोबत आम्हा तृतीयपंथीयांच्या वर्चस्वावर सुद्धा डाग लागलेला आहे की तृतीयपंथीसुद्धा डान्स बारसारखं नाचत होते, हे करत होते, ते करत होते। पण मुळात असं काहीही नाही, कारण हा जो एक लोकांपर्यंत मेसेज गेलेला आहे की तृतीयपंथी मेट्रोत नाचले, तर याच्यामुळे आमच्या जो दैनंदिनाचा जो आमचा उदरनिर्वाहाचं जे साधन आहे, लोकांच्या घरी जाणे, मागणे, नाचणे, गाणे, याच्यावर खूप मोठा परिणाम पडलेला आहे। लोक आम्हाला घरोघरी जेव्हा जातो आम्ही त्यावेळेला लोक हेच म्हणतो, तुमने नाचना गाणे उधर का भी काम डान्स बार जैसे चालू करे, असा मेसेज लोकांपर्यंत गेलेला आहे आणि मुळात असं काहीही नाही। आणि आमचं एकच म्हणणं आहे की हा व्हिडिओ ज्याने कोणी व्हायरल केलेला आहे की तृतीयपंथीयांनी डान्स बार खोलला, डान्स बारसारखं मेट्रोमध्ये नाचणं केलं, त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे आणि त्यांना अटक करण्यात आली पाहिजे ज्यांनी कोणी हा व्हिडिओ व्हायरल केलेला आहे। आणि आमचा जाण्याचं कारण काहीही नव्हतं, कारण आमचं पोट भरण्याचं जे साधन आहे
ते एकच आहे, नाचणे आणि गाणे आणि आशीर्वाद देणे. आम्हाला कोणी ड्युटी देत नाही आणि आजपर्यंत कोणत्या शासनानंसुद्धा तृतीयपंथांच्या विषयी काही सोचलेलं नाही आहे आणि तृतीयपंथांना कोणत्याही सोयी सवलती नाही आहे. म्हणून कोणत्याही राजनीतिक दलाच्या लोकांनी तृतीयपंथांना समोर करून आपली पोळी न शेकता त्यांना मान सन्मानाची गरज आहे, त्यांना मान सन्मान देण्याची प्रयत्न करावा. बस हा जो एवढंच. प्रकार होता मेट्रोमध्ये जे घडला त्याच्याबद्दल तुम्हाला काही माहीत होतं का? पूर्व सूचना होती का तुम्हाला की तिथे काय आयोजन आहे, तुम्हाला काय करायचं आहे, कशासाठी तुम्हाला बोलावलं गेलं होतं? तुम्हाला ज्यासाठी बोलावलं गेलं होतं ते तिथे झालं नाही असं तुमचं म्हणणं आहे का? आम्हाला तिथे बोलावलं होतं आशीर्वाद देण्यासाठी आणि डान्स करण्यासाठी, पण आम्हाला असं नव्हतं माहिती की हा एक डान्स करेल तर एवढा भयंकर तो व्हिडिओ व्हायरल होईल आणि पुन्हा असं आमच्या चरित्रावर डाग लागेल की डान्स बार जैसा काम करे, असं आम्हाला काहीही माहीत नव्हतं. आम्ही नकळत तिथं चाललो गेलो. आम्हाला असं वाटलं की आमच्या रोजीरोटीचा विषय आहे, आशीर्वाद द्यायला बोलावला असं आम्हाला आमचा नेक मिळेल, पण असं काहीही माहीत नव्हतं की एवढं मोठं प्रकरण होणार आहे. हे जे आयोजन केलं होतं त्यांनी तुम्हाला तुमको अंधेरे में रखा है असं कहणं आहे की तुम्हाला मराठीत? माझ्या मते तर मला असं वाटते की आम्हाला बोलावून जबरदस्ती नागपूर शहराची बदनामी करणे असं हे झाल्यासारखं झालेलं आहे. आणि काही लोकांचा मला मेसेज पण आहे की तुम्ही लोकांनी मेट्रोचं नाव बदनाम केलं. नाही, आम्ही मेट्रोचं नाव बदनाम केलेलं नाही आहे आणि आम्ही काही मेट्रोच्या विरोधात नाही आहे आणि आम्ही काही नागपूर शहराच्या विरोधात नाही आहे. आता लोकांनी आम्हाला सामोर करून त्यांच्या पोळ्या शेकल्या, हे त्यांची गलती आहे. आणि हा व्हिडिओ ज्यांनी कोणी व्हायरल केला असेल त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. मी एवढीच मांग घेऊन आज CP ऑफिसला आलेली आहे आणि मी CP साहेबांना पण एक डेप्युटेशन दिलेलं आहे. राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने GDP यानी गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में जबरदस्त विकास कर दिखाया है. जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूले में मस्त. यह लाइन उन्होंने अपने ट्वीट में खास तौर पर दर्ज करवाई है, जिससे राहुल गांधी अपने आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं. गोरेवाड़ा प्राणी संग्रहालय का नाम स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे रखने का विरोध आदिवासी समाज ने किया है. आदिवासी समाज ने इस प्राणी संग्रहालय का नाम गोंडवाना प्राणी संग्रहालय रखे जाने की मांग की, जिनसे बातचीत की है अमित वांद्रे ने. गोरेवाड़ा प्राणी संग्रहालय को स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का नाम देने का विरोध आदिवासी समाज कर रहे हैं. मेरे साथ माजी महापौर मायावती इनवते हैं. मैडम, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, जबकि ये तो कल इसका नामकरण हो जाएगा, मुख्यमंत्री खुद आके इसका नामकरण करने वाले? देखो, सबको मालूम है कि नागपुर शहर ये किसने बसाया है. भक्त बुलंदशाह, गोंडराजे भक्त बुलंदशाह ने नागपुर शहर बसाया है. नागपुर शहर ही नहीं तो सारा विदर्भ गोंडवाना का राजपाट था. और जो गोरेवाड़ा प्राणी संग्रहालय जो है तो वहाँ की तो अलग ही हिस्ट्री है. वो तो हमारे राजा ने उनके कार्यकीर्ति में तालाब खोदा था और वहाँ सारी बस्ती थी, सारा पुनर्वसन हमारे लोगों का हुआ, जो कुछ भी है सब चीज़ें था वहाँ की. उनकी रोजी रोटी चले गई. लेकिन सभी समाज बांधव को ऐसा लगता कि हम यहाँ रहते थे इस जंगल में, हमारा पेट ये जंगल ने पाला है, आज हमारे बच्चों को रोजी रोटी नहीं है, पर कम से कम हमारे गोंडवाना का नाम तो होना चाहिए. और ये जो नाम है, तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने घोषणा की थी. उसके पहले भी वो उस क्षेत्र के MLA थे, तब से उनका वो प्रयास था कि गोंडवाना प्राणी संग्रहालय नाम इसका होना चाहिए. और फिर उन्होंने घोषणा की. अब एक बात, मेरा एक सवाल है कि हमने अगर घर बांधे, उसका जब फाउंडेशन तैयार होते तभी तो हम कोई वास्तु पूजन कर नहीं लेते हैं. अब वो वास्तु पूजन का समय इनके हाथ में आ गया है तो ये अपना ही नाम दे रहे हैं. मेरी तो कल मुख्यमंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट है कि कल उन्होंने आके बड़ा मन करना चाहिए और गोंडवाना अंतर्राष्ट्रीय जू देना चाहिए. मुझे इतना पक्का मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी खबर नहीं है, क्योंकि वन मंत्री जो है वो कोई यहाँ के है, विदर्भ के है, वो तो उधर के आए हुए हैं और आकर उनको यहाँ की कुछ हिस्ट्री नहीं मालूम है. लेकिन उनको अपने मुख्यमंत्री को खुश करना है, अपने मार्क्स बढ़ाना है करके उन्होंने ये सब किया.
मेरा सवाल और है, ये तीन तिगाड़ी सरकार है, यहाँ के पालक मंत्री जो है नितिन राउत जी, एक कैबिनेट मंत्री है ना, और इनके क्षेत्र में वहाँ के पालक मंत्री, वहाँ का वन मंत्री आकर यहाँ पे नामकरण दे रहे हैं। इन्होंने जाकर अगर उसके एरिया में हमारे गोंडवाना का नाम देना चाहिए, क्योंकि पालक मंत्री वो हमारे हैं, पूरे आदिवासी समाज के पालक मंत्री है वो, तो उन्होंने यहाँ वो जब यहाँ दे सकते तो इनका भी काम है यहाँ से जाके वहाँ पे गोंडवाना का नाम देना चाहिए। आज मुझे ये सवाल करना है कि जब इन्होंने कैबिनेट में पास किया तो ये लोग क्या देख रहे थे, इन्होंने विरोध करना चाहिए था। हमने पश्चिम नागपुर के आमदार साहब को भी हमने बोले कि तुम्हारा ये क्षेत्र है और तुम्हारे बिना पूछे ऐसा कैसा निर्णय हो रहा तुम्हारे सरकार में, ऐसा हो सकता है क्या कि जब तुम सरकार में बैठे हो तुमको पूछते नहीं, यानी तुम्हारा कुछ चल ही नहीं रहा। यही साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सरकार ने साफ कर दिया है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ही नाम रहेगा, गोंडवाना नाम नहीं दिया जाएगा। अब आपका क्या अगला स्टेप होने वाला है? देखो, हमारा स्टेप सच बोलो तो हमने कल सीपी साहब ने हमको बुलाया, उनका हम सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर होना नहीं चाहिए, सब शांति से होना चाहिए, और ऐसा हमने ठहराया भी था। मगर कल क्या हो गया, कल हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने पुलिस वाले ने अरेस्ट कर दिया। मेरी एक बात है कि मैं तो सारे समाज को समझा रही हूँ, पर समाज के भावना बाकी लोग थोड़ी ना सब समझ लेंगे। कल हमारे लोगों ने वहाँ का भूमि पूजन नामकरण कर लिया। कल हमारे कार्यकर्ता बाहर से आए, उन्होंने गोंडवाना अंतर्राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय ऐसा बोर्ड लगाकर वहाँ पे उद्घाटन पूरे समाज के तरफ से उन्होंने कर लिया। पहले ही हमने कर लिया है, उसका तो कोई सवाल नहीं उठा। अभी वो मुख्यमंत्री साहब है, उनका सब कुछ है, वो कर सकते हैं, पर उसका उद्घाटन हो गया। हमारे तो इससे हमने उद्घाटन कर दिया है। अब रह गए सवाल, हम भी चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, कहीं कोई चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए करके आज हमने सीपी साहब से बात करे और हमने सीपी साहब को बोले कि हमको कहीं तो भी एक स्थान दो। देखो कि लोग तो पूरे रोड पे उतरने तैयार, पूरा काटोल नाका, गिट्टी गदान से सदर से लेकर पूरा जंगल तक के लोग आ जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वो सारा एरिया जो है वो पूरे आदिवासी क्षेत्र का एरिया है। पर हमको हमारे लोगों को भी समझाने का है, किसी को कुछ हानि नहीं होना चाहिए करके हमने अभी जगह मांगे हैं। हमारे गोंड राजा भक्त बुलंदशाह जी के पुतले के पास में हमको सीपी साहब ने जगह दिया है और हमारे साथ में डीसीपी मैडम आई, हमने जगह का निरीक्षण करे और कल हम वहाँ आंदोलन करेंगे। पर उसके पहले हमारी यही आग्रह है कि हमको इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री साहब को उद्घाटन करने के पहले टाइम देना चाहिए और मुख्यमंत्री साहब ने हमारा निवेदन स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद उनको जो निर्णय करना है वो करेंगे और हमको जो करना है वो हम आगे हमारा शुरू रखेंगे। पूरे विदर्भ में इसको हम चलाएंगे, शांत नहीं रहेंगे हम। सवाल ऐसा भी है कि समाज से विरोध हो रहा है, लेकिन इसी सरकार में आदिवासी समाज के कई नेता हैं जो इस सरकार में बैठे हैं, लेकिन उनके तरफ से विरोध नहीं हो रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहोगे? कैसा है, सबको अपना अपना झोला संभालना पड़ता ना, तो वो लोग अपने झोला संभाल रहे हैं। आदिवासी समाज के लीडर बने हैं, आदिवासी क्षेत्र से चुनकर आए हैं, उन्होंने बाहर निकलना चाहिए और इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। और मैं उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम पहले समाज के हो, बाद में तुम पार्टी के हो। आप इस आंदोलन में सहयोग करें और कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इसको हमको सपोर्ट करें। ये सारा समाज का विषय है, ये कोई अकेले विषय नहीं है, समाज का अस्तित्व का विषय है, सम्मान का विषय है। ये विरोधी पक्ष नेता ने भी इसका विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हमें स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के नाम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नाम हमने हम भी का विरोध कर रहे। हमारा समाज कोई बाला साहब के नाम से वो पूजनीय है, आदरणीय है, उनका नाम और दूसरे जगह देंगे, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। हम उनका कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम पहले से देखो, हम कभी विरोध नहीं कर रहे। वो बहुत बड़े इंसान, महान इंसान है, उनका कहीं पे भी नाम दे सकते हैं। ये तो आदिवासी है, आदिवासी को आदिवासी के ही जंगल में दे दो ना, जंगल में ही मांग रहे। हम कोई इमारत में, कोई पुलिया में नहीं मांग रहे। हम मुख्यमंत्री साहब को ये डिमांड कर रहे हैं क्या कि ठीक है जंगल को तुम नाम दे दो, मगर बॉम्बे में एक आधा पुलिया, एक आधा बड़ा हॉल कोई होगा अच्छा, वहाँ पे हमारा गोंडवाना का नाम दो। है मंजूर उनको? है क्या मंजूर? ये पूछो ना, सवाल करो ना उनसे। अगर वो यहाँ पे हमारे जंगल में, तो ये अधिकार आदिवासी का है।
ये तो सबको मालूम, पूरा देश में आदिवासी जंगल में रहता है और जंगल में अधिकार आदिवासी का है। हम जंगल में ही मांग रहे हैं हमारा नाम, हम कहीं उड़ान पुल को नहीं मांग रहे, हम कोई रास्ते को नहीं मांग रहे। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो हमको बॉम्बे में अच्छा एक उड़ान पुल में हमारा नाम दे दो। कल जो आप आंदोलन करने वाले हैं वो शांतिपूर्वक पूर्ण तरीके से होगा? शांतिपूर्वक हम तो पूरा शांतिपूर्वक तरीके से ही करेंगे। हमारे सारे लोगों को हम समझाए हैं, पर लोगों के भावना जो है हाँ हम करेंगे, पर लोगों का भावना लोग क्या करते लोग हमारे हाथ में नहीं है। अब इतना समाज है, कहाँ से कौन आता कौन क्या करता ये हमारी जवाबदारी नहीं। हम तो प्रशासन को सपोर्ट करने के लिए ही ये पैतरा उठाए, नहीं तो हम वहाँ पे भी कर सकते थे। तो गोरेवाड़ा प्राणी संग्रहालय को स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के अलावा गोंडमाना नाम दिया जाए, ऐसी मांग आदिवासी समाज कर रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री के हाथों जो है प्राणी संग्रहालय का उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने पहले निवेदन लेना चाहिए, उसके बाद ही उद्घाटन करना चाहिए, ऐसी मांग भी जो है आदिवासी समाज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। केंद्र सरकार ने पारित किए तीनों कृषि बिल किसानों के विरोधी है, जिसके कारण किसान के समर्थन में वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर में 27 जनवरी को किसान आंदोलन करेंगी। नहीं, हम 27 तारीख को आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर जी के आदेश पर एक किसान बाग आंदोलन करने जा रहे हैं संविधान चौक पे, जिस जगह पे हम दिन भर एक धरना देंगे और ये काला कानून किस तरह इस देश को उद्ध्वस्त करने जा रहा है, किसानों को किस तरह उद्ध्वस्त करने जा रहा है, यहाँ के राशन के दुकान किस तरह बंद होने जा रहे हैं और यहाँ का जो सामान्य से सामान्य नागरिक है उसको मिलने वाली जीवनावश्यक वस्तुएं जो है, जो खाने की वस्तुएं हैं और बाकी की भी जो वस्तुएं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से संबंधित है वो कितनी महंगी होने वाली है। और इस देश का सातबारा, इस देश के ज़मीन का सातबारा ये अदानी और अंबानी के घर में कैसे जाने वाला है, इस बारे में हम उस दिन पूरा जागरण करेंगे। और वो जागरण करने के बाद में हमारे बाला साहब ने जो हमको निर्देश दिए हैं और उसके हम एक कार्यशाला भी ले रहे हैं, एक हो गई, दूसरी कार्यशाला ले रहे हैं। उस 30 तारीख को कार्यशाला है, उस कार्यशाला को लेकर हम गांव-गांव तक जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे किसानों को ये मालूम नहीं है कि ये काला कानून से उनका क्या नुकसान होने वाला है, उनकी ज़मीनें किस तरह 7/12 जो उनका है वो कैसी अदानी और अंबानी का नाम उस 7/12 पे आएगा, इसका उनको अभी तक मालूमात नहीं है। वो मालूमात करने के लिए क्यों कि मीडिया ने जो मालूमात लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी, हम देख रहे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो वहाँ फेल होते हुए दिख रहा हमको। क्यों कि दबाव में है मीडिया, इस देश का मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, ये गोदी मीडिया मोदी जी के दबाव में है और इसके कारण इतना बड़ा 3 काले कानून जो इस देश को उद्ध्वस्त करने जा रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी पूरी तरह से 2 लोगों के हाथ में देना चाह रहे और सारे देश को गुलाम करने जा रहे हैं, उस कानून के बारे में कोई जागरण मीडिया के थ्रू नहीं हो रहा। इसलिए आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर जी ने हमको कहा है कि आप ये पूरे तीनों कानून समझ लो और समझने के बाद में पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद में ये गांव-गांव तक जाओ और गांव-गांव तक जाकर ये किसानों को समझाओ, सिर्फ किसानों को ही नहीं तो गरीबों को समझाओ जो कंट्रोल से अनाज उठाते हैं, राशन दुकान से अनाज उठाते हैं, उनको भी समझाओ कि जो लोग अनाज के ऊपर जीते हैं, आज हम अगर मध्यम वर्ग जो है वो अगर 40 रुपये किलो चावल लेता है, वो चावल मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, वो चावल 80 रुपये लेना पड़ेगा। कैसे? तो अभी अदानी का जो फॉर्चून है, तो फॉर्चून क्या करता है कि यूपी से जहाँ बासमती बनता है, पश्चिम यूपी में बासमती बनता है, तो पश्चिम यूपी के बासमती 18 रुपये किलो से खरीदता है। और हम जब वो फॉर्चून का पैक किया हुआ वो बासमती लेने जाते हैं दुकान में या मॉल में जाते हैं तो 218 रुपये किलो है, यानी कितना कमा रहा हूँ, हमको कितना लूट रहा हूँ। तो इस तरह से ये लूटमार और बढ़ने वाली है। क्यों कि जो एमएसपी है, तो एमएसपी देना नहीं है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। जब एमएसपी देना नहीं है तो जो भी भाव वो डिसाइड करेंगे, क्या होती है कंपनियां क्या बनाती है, एक ग्रुप बनाती है और ग्रुप बनाने के बाद में वो बोलती कि मैं इतने में हम खरीदेंगे, सब मिलके एक ही भाव बताते हैं कि हम इतने में खरीदेंगे। अब उन्होंने बता दिया कि हम इतने में खरीदेंगे, फिर उससे ज़्यादा भाव में तुम कहाँ बेचने जाओगे, कहाँ जाओगे?
आज एपीएमसी मार्केट में जो मिनिमम सपोर्टिव प्राइस है उसके नीचे अगर कोई चीज़ जाती है तो गवर्नमेंट खरीदती है। गवर्नमेंट ने 23 जो प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उस 23 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एमएस दिया है, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस दिया है। तो वो 23 चीज़ें जो है जो प्रोड्यूस होते हैं वो सामान्य आदमी के ज़िंदगी से रिलेटेड है। अब वो 23 चीज़ें अगर एमएसपी के नीचे आ जाएंगी तो सबसे पहला नुकसान किसका होगा? जो प्रोड्यूस कर रहा। कौन प्रोड्यूस कर रहा? किसान प्रोड्यूस कर रहा। वो किसान प्रोड्यूस को 10 रुपये अगर लागत लग रही और 6 रुपये मिल रहे, वो तो मर गया, सीधी बात है। और 10 रुपये में ये ले रहा और हमको 25 रुपये में दे रहा, तो हम मर गए। तो इस तरह से एक लूटमार का षड्यंत्र है। तो ये लूटमार का जो षड्यंत्र है तीनों कानून के माध्यम से आ रहा है। इस तीनों कानून के माध्यम से आने वाले लूटमार के षड्यंत्र को रोकने के लिए आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी ने हमको ये बताया कि जो ऐतिहासिक आंदोलन आज किसान दिल्ली के बॉर्डर पे कर रहा है, ऐसा तो आंदोलन हमने देखा नहीं ज़िंदगी में। हमारी उम्र 60 साल की हो रही है। 60 साल की उम्र में शायद सर ने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, इन्होंने भी नहीं देखा कि भाई हमने ऐसे आंदोलन देखा ना, इतना शांतता प्रिय, इस तरह से शिस्तबद्ध और इस तरह से डिटर्मिनेशन वाला। डिटर्मिनेशन है उनमें, ताकत है उनमें, लड़ने की ताकत है, जज्बा है। वो जज्बा पहली बार देख रहे हैं हम कि किसान के अंदर में कितना जज्बा है। आज 60 दिन होने को आए और वो टस से मस नहीं हो रहे। मोदी उन पर -1 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ बर्फीली सर्दी है, उसमें ठंडा पानी डाल रहे हैं उनके ऊपर में। वो गड्ढे खोद रहे 3-3 फीट के, वो आने नहीं चाहिए करके। उनके ऊपर एनआईए का ये दमन चक्र चला रहे कि भाई आप खालिस्तानी हो, आप टुकड़े के आंग हो, आप ये हो वो हो। यानी ये कोई तरीका है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में? ये कोई डेमोक्रेसी है? इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं? अरे ये तो हिटलर चाहिए। और मोदी ये ध्यान में रखे कि जो किसान हल चला के ज़मीन के अंदर बीज बोकर वो अगर फसल ले सकता है कि उसी ज़मीन के अंदर में ये तीनों विधायक को गाड़ के मोदी को भी गाड़ सकता है। ये बात मोदी ने ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जिस किसान ने उसको प्रधानमंत्री तक ले गए वही किसान अपने खेत में उसी बीजेपी को और उसी मोदी को गाड़ देगा। और ये आगा उसने समझ लेना चाहिए। आज 70% लोग किसानी पे डिपेंड है। 17% जीडीपी हमारा बनता है, जो पहले 62% था। यानी कितना शोषण किया आपने, कितना शोषण। और इसमें कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। कांग्रेस ने ये विधेयक पे चर्चा की ऑलरेडी। हमारे शरद पवार जी ने तो 2006 में ये बिल लाया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, प्राइवेट मार्केटिंग का। अब वो किस नाक से बोल रहे हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं कि भाई हम इसको विरोध कर रहे हैं? इनका विरोध ये दिखावा है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों शामिल हैं ये काले विधेयकों में। और इसलिए किसानों ने कह दिया कि कोई पार्टी नहीं चलेगी हमको, पॉलिटिकल पार्टी। अगर किसी को सपोर्ट देना बाहर से सपोर्ट देवे, या किसी का झंडा नहीं चलेगा, या चलेगा तो किसान का झंडा चलेगा। और इसलिए हम उस किसान को सैल्यूट करते हैं, उसके जज्बे को सैल्यूट करते हैं, उसकी वो जिस शौर्य से लड़ रहा है वहाँ उसको हम सैल्यूट करते हैं और उसको सपोर्ट देने के लिए। और मैं तो कहता हूँ इस आपके टीवी के माध्यम से जो भी हमको सुनेंगे, हमारे वंचित के लोग यहाँ सब बैठे हैं, हमारे को देखकर और हमको सुनकर हम ये कहते हैं कि हर किसी ने उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी लूटा जाने वाला है, हर आदमी उद्ध्वस्त होने वाला है। तो इसलिए हम सभी दर्शकों को ये कहते हैं कि 27 तारीख के आंदोलन में बड़े पैमाने में आप शामिल हुइए। क्यों कि आप ध्यान रखिए कि अगर आप कंट्रोल से अनाज लेते हो, राशन की दुकान से अनाज लेते हो, तो राशन की दुकान बंद होने जा रहे हैं। क्यों कि गवर्नमेंट खुद अनाज खरीदेगी नहीं तो कंट्रोल में आएगा कहाँ से, राशन की दुकान में आएगा कहाँ से? तो जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं और जो राशन की दुकान से राशन लेते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो 27 तारीख के आंदोलन में जो संविधान चौक पे होने जा रहा है वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर के तले, वो सब के सब लोग वहाँ शामिल होए। और जो मध्यम वर्गीय है, जो आज 30 रुपये 40 रुपये किलो से चावल लेते हैं, 20 रुपये 25 रुपये किलो से गेहूँ लेते हैं, ध्यान में रखिए भाइयों बहनों माताओं कि ये चावल आपको 100 रुपये के नीचे नहीं मिलेगा और जो गेहूँ है 50 रुपये के नीचे नहीं मिलेगा। और इस तरह से आप और हम सारे लोग लूटे जाने वाले हैं। आप सब लोग शामिल होइए और उस किसानों को ताकत दीजिए। वो कहते हैं ना कि महाराष्ट्र में आंदोलन नहीं हो रहा, गुजरात में इसमें आंदोलन नहीं हो रहा, कर्नाटक में नहीं हो रहा, आंध्रा में नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा, हर जगह हो रहा है। ये हमको बताना है
तो हम बाला साहब के आदरणीय बाला साहब के निर्देशानुसार हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हम सभी साथियों को, सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को हम ये आह्वान करते हैं आपके टीवी के माध्यम से कि सभी लोग 27 तारीख को संविधान चौक में 12 बजे आकर अपना सपोर्ट इन किसानों को और अपना विरोध इन 3 काले कानून को बताएंगे। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। सबको धन्यवाद। जय भीम, जय बहुजन, जय सेवा। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।